अब देखो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तुमको जो मेनली देखना है ये देखना है कि लिक्विड जो यहाँ पे सपोज ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड में तुम कुछ बॉडी डुबा दोगे तो उस पर लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा ऊपर में। लिक्विड लिक्विड जितना ऊपर फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। तो अगर इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अब मान लेते हैं ये पूरा पोर्शन जो है किसका है? बॉडी का है। ठीक है, बॉडी के ऊपर से फोर्स लगता होगा, उसके ऊपर भी एक फ्लूइड है, तो ऊपर से फोर्स आता होगा, मान लेते हैं F1। ठीक है, और नीचे चूंकि बॉडी नीचे यहाँ से एक्शन मार रहा है तो नीचे से फ्लूइड क्या मारता होगा? रिएक्शन। तो फ्लूइड देखो, नीचे से फ्लूइड फोर्स लगा रहा, ऊपर से फ्लूइड फोर्स लगा रहा। इन दोनों फ्लूइड का जो नेट फोर्स आएगा F नेट, ये क्या होगा? F2 ज़्यादा होगा क्योंकि F2 का प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर इसका क्या होगा? P2 एरिया दोनों इसमें सेम है, A और ये A। ठीक है, तो P2A और ये F1 क्या हो गया? ये P1A। ठीक है, तो क्या होगा? F2 माइनस F1। क्लियर? अब यहाँ से जो अभी हम यहाँ इसकी बॉडी का वेट का कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों बॉडी का वेट की जरूरत नहीं है? हमको बॉडी का वेट पे तो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको तो ही कैलकुलेट करना है। बॉडी का वेट तो बाद में, हमको देखना फ्लूइड कितना लगा रहा है। इस फोर्स का जो डिफरेंस निकालेंगे, देखो यहाँ पे आगे, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो पहला फोर्स क्या होगा? F2। F2 क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू हाइट का प्रेशर, H2 ρg इंटू एरिया। दूसरा वाला ऊपर से प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H1 ρg, क्योंकि ऊपर वाला हाइट H1 है, सरफेस तक H1 है, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ से H1 है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? H1 ρg। यहाँ हाइट क्या पूरा H2 है तो यहाँ होगा H2 ρg, तो P2 H2 ρg हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट किए हम लोग, इसको सब्सट्रैक्ट किए, इस प्रेशर इस फोर्स को, तो ये आ गया इतना। H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1 हो जाएगा H, बॉडी का हाइट। बॉडी का हाइट, बॉडी का डेंसिटी, बॉडी का एरिया, बॉडी का क्या हो गया? एम। क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, हाइट ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द वाटर है ये, क्योंकि प्रेशर में H ρg लिक्विड का आता है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि अगर ये देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये H क्या हो गया? हाइट ऑफ वाटर जो रिमूव हुआ उस सिलेंडर के आने से, एरिया ऑफ वाटर जो रिमूव हुआ सिलेंडर के आने से। तो देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ वाटर रिमूव, हाइट ऑफ वाटर रिमूव और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मास ऑफ वाटर हो गया। क्या हो गया? मास ऑफ वाटर। अगर तुम इसको भी लिखते हो तो वी रो इंटू जी, है ना? तो गौर करना, इसको हम इसको ऐसे लिखते थे, यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे एच ए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सही है। एच ए वॉल्यूम सिलेंडर, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर भी वही है और एरिया ऑफ सिलेंडर भी वही है। तो ये वॉल्यूम सिलेंडर बोलो या वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का आया है उतनी ना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन ये वॉल्यूम दोनों का है, लेकिन डेंसिटी जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका मास बन जाएगा। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कर दो तो मास ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर करो तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड करो तो मास ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, तो इसीलिए वेट क्या, अपथ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हो रहा है वो अपथ्रस्ट होता है। अब देखो, अब जब हम देख रहे हैं, देखो जस्ट यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम कि अगर अब इस बॉडी को तुम देख रहे हो, बॉयंसी पता चल गया, ये बॉयंसी कहाँ से आ रहा है? ये बॉयंसी आ रहा है जो नेट ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स मिला के अब नेट बॉयंसी ऊपर हो गया। ठीक है, अब अगर बॉडी का नेट वेट अगर इस बॉयंसी से ज़्यादा है तो बॉडी डूब जाएगा, और अगर बॉयंसी ज़्यादा है नेट वेट से तो फिर बॉडी ऊपर भाग जाएगा। और अगर मान लो डूब नहीं रहा है तो मतलब कि बॉयंसी जहाँ हालात में है, अगर जिस हालात में है डूब, मान लो कि ऐसे हालात में और डूब नहीं रहा है, तो इस हालात का बॉयंसी इक्वल टू वेट हो जाएगा। तो सिंपल कंडीशन फॉर फ्लोटिंग यही हो गया कि बॉडी का वेट क्या होना चाहिए? बॉयंसी के बराबर। अब बॉयंसी बराबर हम उतना ही वॉल्यूम लेंगे जितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, अभी तो बॉडी पूरा डूब गया है तो पूरा बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बॉडी पूरा पूरा ना डूबे, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में बॉडी का वेट नीचे, बाबू अरे बाप रे ये क्या हो गया? ठीक है, mg कहाँ है इसका? नीचे देखो, ये वही बॉडी, तो mg सब केस में क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा और सेम होगा। ठीक है, इस केस में जो बॉयंसी आएगा मान लो b1, वो सिर्फ इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होने से आया होगा, और इसमें से बॉयंसी जो आएगा b2, वो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होने से आया होगा। ठीक है, तो मान लो ये अलग अलग बॉडी, कुछ मतलब नहीं, सेम बॉडी। ठीक है, क्योंकि सेम बॉडी रहेगा तो या तो ये केस रहेगा, या तो ये केस रहेगा, या तो ये केस रहेगा, है ना? क्योंकि अगर तैर रहा है तो ऐसे ही तैरेगा, फिर ऐसे नहीं डूबेगा, और ऐसे तैर रहा है तो फिर ऐसे नहीं डूबेगा। तो तीन अलग केस का बॉडी मान लो। तो इस केस में मान लो जो भी केस है, इस केस में अगर तैर रहा है तो इस केस का बॉयंसी यहाँ का वेट के बराबर होगा, इस केस का बॉयंसी यहाँ का वेट के बराबर होगा, और इस केस का बॉयंसी बेचारा कम होगा mg से। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयंसी, इस केस में जो बॉयंसी यहाँ भी mg के बराबर है, इस केस वाला है, और यहाँ भी mg के बराबर है, लेकिन यहाँ का बॉयंसी जब निकालोगे तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम डूबा है उतना ही का वॉल्यूम आएगा।
समझे ना? तो इसलिए हम इसका इक्वेशन लिखे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे इसका इक्वेशन लिखे हैं, इसका इस वाले इक्वेशन बॉडी का इक्वेशन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मान लेते हैं बॉडी का पूरा वॉल्यूम भी है, बॉडी पूरा वॉल्यूम भी है, क्या है? वी है। तो बॉडी का अगर पूरा वॉल्यूम भी है और डेंसिटी अगर इसका रो है, सॉरी डी है, अगर डेंसिटी क्या है? डी है, डेंसिटी डी है, तो इसका वेट कितना होगा? ये वेट क्या होगा? बॉडी का वॉल्यूम, वेट क्या होगा? बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अच्छा, अब अगर इस केस में यहाँ देख रहे हो, इस बॉडी का डेंसिटी अगर ये डी है, मान लो सपोज ये डी है, कोई भी लिखो, हम डेंसिटी इससे सॉल्व कर रहे हैं, डेंसिटी क्या है इसका? डी है। तो क्या हो गया? बॉडी का वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम, पूरा का डेंसिटी, पूरा का ग्रेविटी हो गया। अच्छा, बॉयंसी फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ, तो जितना पार्ट डूबा है उतना का वॉल्यूम, इतना का वॉल्यूम, सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ इतना का वॉल्यूम, इसलिए छोटा वॉल्यूम। अब ये लिक्विड का वॉल्यूम है, लेकिन ये बॉडी का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा, लिक्विड वॉल्यूम कम है। हाँ, ये वॉल्यूम बॉडी का वो वॉल्यूम जितना जितना वॉल्यूम डूबा है, ये वॉल्यूम बॉडी का वो वॉल्यूम जितना वॉल्यूम डूबा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ से क्या होगा? जी जी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया? बॉडी का पूरा वॉल्यूम, बॉडी का पूरा डेंसिटी, जितना इमर्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी इमर्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी या फिर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कंडीशन हो गया फ्लोटिंग के लिए। अब अगर मान लो बॉडी का डेंसिटी दोनों का ऐसा बॉडी तुम डुबा रही है, ये बॉडी जो है, देखो इस केस में डेंसिटी, इस केस में बॉडी हल्का है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन वाटर है। इस केस में डेंसिटी एकदम पूरा डूब गया, मतलब जितना डेंसिटी बॉडी का होता है उतना वाटर का भी एकदम पूरा बराबरी में आ गया है ना, पूरा बराबरी में। तो जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बॉडी का वॉल्यूम मतलब और लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, मतलब बॉडी पूरा डूब जाएगा, समझे ना? बॉडी क्या होगा? पूरा डूब जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन इस केस में कब आएगा? जब डेंसिटी क्या होगा? इसका डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड डेंसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो ऐसा कैसे आ जाएगा? तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, समझे? और नहीं तो फिर जनरल फॉर्मूला क्या यूज होगा? बॉडी का पूरा वॉल्यूम, बॉडी का पूरा डेंसिटी, जितना बॉडी वॉल्यूम का डूबा है, और लिक्विड का डेंसिटी। ये वॉल्यूम का जितना डूबा है वो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो क्या? लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस। ये हो गया कंडीशन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इसको आगे देखो कैसे सॉल्व किए। एपरेंट वेट, क्योंकि जब बॉडी लिक्विड में जा रहा है तो असल वेट तो mg है, और ये बॉयंसी घटा करके उसका नेट वेट क्या कर दे रहा है? डब्लू कर दे रहा है, ठीक है। नेट वेट क्या कर दे रहा है? नेट वेट डब्लू नेट। डब्लू नेट क्या होगा? असल वेट में से बॉयंसी हटा देंगे, जो बचेगा mg माइनस वी रो जी हटा देंगे, क्योंकि इसके पूरा डूबा हुआ है, तो पूरा वॉल्यूम इस पर यूज होगा बॉडी का। और ये बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी, ग्रेविटी सॉल्व किए तो नेट वेट आ गया। इसी नेट वेट को एपरेंट वेट बोलते हैं, एपरेंट वेट। अगर ये एपरेंट वेट नीचे है तो डूब जाएगा, ऊपर है तो ऊपर फ्लोट करके भागेगा। तो ये कब होगा? नीचे, जब डेंसिटी बॉडी ज़्यादा होगा, किससे? लिक्विड से, तो ये एपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब कि जैसा माने वैसा, तुम नीचे मानो तो नीचे आएगा, तो एपरेंट वेट नीचे पॉजिटिव। अगर एपरेंट वेट नेगेटिव आ गया तो वेट ऊपर फील होगा, मतलब कि बॉडी कब होगा? जब डेंसिटी बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये कम में सारा कटा हो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ऊपर भागेगा बॉडी, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझाया देखो यहाँ पे, इसी चीज़ समझाया, डेंसिटी बॉडी ग्रेटर देन, तो सिंक कर जाएगा, नेट वेट पॉजिटिव, एपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा। और डब्लू नेट जो होगा, इसको क्या लिख रहे हैं क्या भाई? लेस देन डब्लू, एक्चुअल वेट से कम होगा, ठीक है। एक्चुअल एपरेंट वेट, ये डब्लू नेट एक्चुअल डब्लू नेट का मतलब एपरेंट वेट है, एक्चुअल वेट से कम होगा, ठीक है। और इस केस में तुम ये बोल सकते हो क्या? कि बॉडी का एक्चुअल वेट क्या बॉयंसी से ज़्यादा होगा, तभी तो डूब गया, है ना? क्योंकि डब्लू नेट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी, और डूब गया है। डूब जाने का मतलब क्या है? कि डब्लू ग्रेटर देन बॉयंसी, और ये वैल्यू कम आएगा डब्लू से, तो डब्लू नेट लेस देन डब्लू, क्योंकि माइनस बी हो रहा है, और डब्लू ग्रेटर देन बी, दोनों हो गया। ये सब चीज़ याद कर लो, ऐसे ही बाकी का सारा कंडीशन भी लिखा है हम, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना। फिर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखे हम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी लिखी, जो बात फॉर्मूला लिखे है ना, उसी को यहाँ समझाया। अब देखो एक और कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इसको तुम याद कर जाओ। देखो अगर सपोज कर लो ये ऐसे, अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये कैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर तुम पेन को यहाँ पकड़े हो, हल्का से भी हिलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, वापस घूम के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का मास ज़्यादा है, ये नीचे रहना चाहेगा। अगर पेन को तुम यहाँ पकड़े हो और इसको घुमा दोगे इधर, फिर छोड़ोगे, फिर इधर नीचे गिर जाएगा। तुम पकड़े देखो उस जगह पे, फिर नीचे गिर जाएगा। तो तुम इसको बोलते हैं स्टेबल। अगर कोई चीज़ अपनी जगह लौट के आते स्टेबल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभी रुका तो हुआ है लेकिन हल्का डिस्टर्ब हो तो गिर जाएगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी का कंडीशन ये होता है ग्रेविटी नीचे रहे, ठीक है। तो तो ये नॉर्मल एक बॉडी है, मान लो ग्रेविटी नीचे है, और ये बॉयंसी क्या है? ये देख रहे हो, ये डॉट डॉट डॉट, ये बॉयंसी जो एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो फ्लूइड जितना हटा है यहाँ से, जितना फ्लूइड हटा है, इसको सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो स्टेबिलिटी का पहचान क्या है? अगर ग्रेविटी नीचे है और सेंटर बॉयंसी ऊपर है, तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। अब थोड़ा सा बॉडी घुमा दोगे तो देखो, बॉडी घुमाने से एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो ये हमेशा, ये बॉयंसी और ग्रेविटी हमेशा सेम लाइन में होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अभी देखो ऐसे कर दोगे, अब ऐसे कर दोगे, अब तो हल्का झुका दिए इधर,
तो राइट साइड ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, राइट साइड फ्लूइड ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, तो बॉयंसी इस लाइन को छोड़ के राइट साइड भाग जाएगा। अब देखो अब बॉयंसी इस लाइन में नहीं मिल रहा, बॉयंसी राइट साइड भाग गया क्योंकि ऐसे घूम रहा है, राइट साइड फ्लूइड ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, जिस साइड ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा बॉयंसी उस साइड एक्ट करेगा ज़्यादा, तो बॉयंसी इस लाइन को छोड़ के इधर भाग गया। तो अब कैसे क्या करेंगे, अब जो बॉयंसी इधर भाग गया है इसको नॉर्मल ऊपर की तरफ ले चलो, इस लाइन से मिलाओ, जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक उसी तरह से अब क्या हुआ, मान लो कि किसी कंडीशन में ऐसा हो कि मेटा सेंटर नीचे बन गया, मतलब बॉयंसी नीचे आ गया किसी तरह से, मान लो बॉयंसी कहाँ के नीचे आ गया और इसको मिलाया तो मेटा सेंटर नीचे बन गया। तो देखो स्टेबिलिटी का कंडीशन यही है कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो बॉयंसी फोर्स के नीचे हो या मेटा फोर्स के नीचे हो, ठीक है, तो स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो बॉयंसी से ऊपर हो जाए या मेटा सेंटर से ऊपर हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होता है, पहचान होता है स्टेबल का, और ये पहचान होता है अनस्टेबल का। तो पहचान क्या होगा स्टेबिलिटी का, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लोअर देन दी सेंटर ऑफ बॉयंसी या फिर मेटा सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर हो या फिर बॉयंसी सेंटर उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो मेटा सेंटर का हमको समझा दिए, ये सब लर्न करना, टॉपिक डायरेक्ट याद लर्न कर लो, ये चैप्टर खत्म हो गया, एक यूनिट। देखो अब यहाँ पे क्या है, तुम जानते हो किसी भी लिक्विड को अगर पानी में अगर लिक्विड को अगर पानी अगर घोलो किसी टब के अंदर ऐसे घूमता रहे देखना सेंटर में खूब तेज घूमता है और कॉर्नर में एकदम स्लो स्लो घूमता है, एकदम स्लो स्लो। ठीक है, तो जब भी एक लिक्विड का लेयर दूसरे लेयर पे मूव करता है तो उनके पीछे एक फोर्स आता है, इसको विस्कस फोर्स, इसको ये फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे बहुत तेज घूम रहा है तो यहाँ पे लेयर के बीच मोशन ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो ऐसे करते 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 कॉन्टैक्ट पे घूमता ही नहीं है, तो बोलते हैं वहाँ वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, है ना, ये चीज़ समझना है इसको। तो वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो जैसे जैसे थोड़ा कॉन्टैक्ट की तरफ जाते हैं वेलोसिटी घट के जीरो आता है, कॉन्टैक्ट की तरफ वेलोसिटी घट के जीरो आता है। ऐसा ऐसा मग में भी होता है। ठीक है, और समंदर में वैसे ही होता है। समंदर में देखना, अगर समंदर में ऊपर में एकदम तेज बहता है पानी, नीचे में और स्लो और एकदम नीचे जब बॉटम पे देखना कुछ कुछ चीज़ गिरा हुआ रहेगा तो मूव भी नहीं करता है, वो अपनी जगह बैठा रहता है, मतलब नीचे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इसमें यहाँ भी बोलोगे कॉन्टैक्ट की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी घटता है, और इसका प्रोफाइल ऐसा बनता है, ऐसे बनता है, वेलोसिटी ऐसे ऐसे घटता है, ऐसे घटता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ध्यान दो, इसी में अगर हनी घुमाओगे हनी, तो हनी जल्दी रुक जाता है, पानी देर तक घूमता रहता है, क्योंकि हनी के बीच मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ना है इसको। अब ये फ्रिक्शन फोर्स को हम निकालना चाहते हैं, समुद्र वाला बात बोले थे इसको निकालना चाहते हैं। अब देखो मान लो समुद्र का ये सरफेस है, ये सरफेस है, हम किसी एक लेयर का बात करें, ये एक लेयर और उसके ठीक थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे एक और लेयर है dx। तो ये लेयर भाग रहा ज़्यादा फास्ट, ये लेयर भागा थोड़ा स्लो। तो अगर इस लेयर का वेलोसिटी v है तो इसके ऊपर का वेलोसिटी थोड़ा फास्ट होगा ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, dv से बढ़ा, है ना। तो ये लेयर इसके ऊपर आगे भागेगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे। और ये लेयर इसके ऊपर पीछे रहेगा, इसके स्पेक्ट में पीछे रहेगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, इस पर आगे। और ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कितना वो बिस गाढ़ा है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ऐड करेगा, और ये वेलोसिटी जितना बढ़ेगा जितना ज़्यादा ये मूव करेगा चेंज करेगा, तो इसको बोलते हैं चेंज। ये dx में कितना चेंज हुआ, अगर ऊपर गए तो dx डिस्टेंस गए तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ dv, तो एक पे कितना चेंज होगा d बाई dx। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि पर मीटर भागेंगे तो कितना वेलोसिटी बढ़ेगा, और पर मीटर भागने से जितना वेलोसिटी बढ़ेगा जितना मूव करेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। इस फ्रिक्शन में पिछला फ्रिक्शन में एक फर्क ये है कि पिछला फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या है, देखो ये डायरेक्शन है dv बाई dx, इस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, और वेलोसिटी ये है d बाई dx का डायरेक्शन, और ये है v का डायरेक्शन। तो याद रखना वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ऑलवेज नोन। अब देखो यहाँ से अब तुम लोग इसको देखो, इसका यूनिट वगैरह, यूनिट इसका इसका रिलेशन डायमेंशन ये सब देख लो। स्टोक्स लॉ हम पहले ही बता दिए, स्टोक्स लॉ में कुछ नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर पानी के अंदर डूबता है तो उस स्फेरिकल बॉडी पे जो उस स्फेरिकल बॉडी पे जो लिक्विड की वजह से फ्रिक्शन लगता है कॉन्टैक्ट में अगल बगल, वो 6 पाई एन आर वी होता है। 6 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, मेन विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ द बॉडी, और ये वी वेलोसिटी। वी कौन सा वेलोसिटी है, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो वेलोसिटी है। ठीक है, जो चल रहा है वो वेलोसिटी है। ठीक है, और ये वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचता है, टर्मिनल तक, तो उस केस में क्या आ जाएगा, फोर्स 6 पाई एन आर वी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ ध्यान दो। ये यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये बॉडी वेरी स्मॉल होना चाहिए, अगर वेरी स्मॉल नहीं होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ नोन। ये हो गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला ड्राइव की, उसको फॉर्मूला से मतलब नहीं है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन हम तुम लोग को समझा दिए हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का ये सब क्वेश्चन हम तुम लोग को क्वेश्चन समझाए, वहाँ देखना इसको अच्छे से। ग्राफ देखो यहाँ पे, ग्राफ क्या हो रहा है, पहले टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ते 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 क्या होता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम उस क्वेश्चन में भी समझाएं, अगर क्वेश्चन देखो वहाँ समझ में आएगा। ये भी चीज़ हम समझा दी है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में समझा दी है हम।
ये फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, बोले ना सेंटर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जैसे कॉर्नर तक जाएंगे वेलोसिटी करते करते जीरो, करते करते जीरो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। इसको पॉइसंस इक्वेशन बोलते हैं। और इसका भी डायरेक्ट तुमको क्या देखना है, फॉर्मूला, ये भी हम समझा दिए हैं, इसको भी हम क्वेश्चन में समझाए हैं। यहाँ वॉल्यूम क्या पर सेकेंड है, पाई 8 है, ये पी प्रेशर डिफरेंस है दो पाइप के बीच का, ये सब समझा दिए वहाँ देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, उसको वहाँ डायरेक्ट वहीं देखना। हाँ स्ट्रीम लाइन देखना तुमको, स्ट्रीम लाइन समझना पड़ेगा। स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि अगर मान लो कोई पाइप सीधा बह रहा है या कोई पाइप टेढ़ा बह रहा है, स्ट्रीम मतलब कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि जो वेलोसिटी यहाँ है वो यहीं होगा, वो यहीं होगा, जो यहाँ है वो यहाँ होगा, ये नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कोई कहीं कुछ भी है, लेकिन सपोज हम इस पॉइंट की बात करें, जब भी अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी v2 है और ये डायरेक्शन है, और ये v1 है और ये क्या है v3 है, तो अगर ये स्ट्रीम लाइन होगा ना, तो पार्टिकल जब इस जगह पे आएगा तो वैल्यू भी सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। मतलब ये v1 फिर एक्जैक्टली v2 बन जाएगा, और ये v2 फिर एक्जैक्टली यहाँ आके v3 बन जाएगा, समझ रहे ना। तो सेम जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो इसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके जैसा नहीं हुआ, या डायरेक्शन चेंज हो गया या वेलोसिटी चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट, मतलब वो हॉच पॉच मोशन हो गया, हॉच पॉच हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन का तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब ये इसी तरह का तुम स्ट्रेट लाइन देख रहे हो तो भी यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, ये यहाँ आएगा तो ठीक इसके जैसा हो जाएगा, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। यहाँ तो डायरेक्शन सबका सेम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तुम अच्छा से, इसको देखना, प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसका देखो बताया कि अगर लिक्विड अगर विस्कस नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, तो विस्कस फोर्स जीरो हो जाएगा, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगा, तो कोई रिटार्डेशन नहीं होगा, सब जगह बराबर मूव करेगा। लेकिन जब विस्कोसिटी होगा तो धीरे धीरे स्लो होते 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 क्या हो जाएगा, वो जी यहाँ पर कॉन्टेक्ट पे आएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये ना होगा, ये विस्कस, ये हो जाएगा विस्कस का, ये हो जाएगा विस्कस लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल, ये हो जाएगा नॉन विस्कस लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल, ऐसा होता है। टर्बुलेंट कंडीशन बता दिए तुमको, टर्बुलेंट क्या होता है, जब सेम जगह सेम पॉइंट पे सेम नहीं होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट मोशन, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सिगरेट से उठता हुआ धुआं भी टर्बुलेंट होता है, जैसे तैसे उड़ता है, वो एक जैसा नहीं उड़ता है। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में डिफरेंस देख लो एक बार पढ़ के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। अब टर्बुलेंट के साथ एक कंसेप्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। ये क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो अच्छे से क्या बोला है। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अप टू विच इट द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट इज फ्लो ऑफ बिकम टर्बुलेंट। जहाँ तक वो स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो अभी भी स्टडी है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो अभी स्टडी है, लास्ट अब अगर वेलोसिटी बढ़ा तो वो हौच पौच हो जाएगा मोशन फ्लो का। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी लास्ट वेलोसिटी है जहाँ तक वो स्ट्रीम लाइन है, उसके बाद अगर और बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्योंकि इसका डेरिवेशन है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है के कांस्टेंट, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो देखो इसके इन दोनों के बढ़ने से ये घटता है, इन दोनों के बढ़ने से ये घटता है, इसका मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाने मतलब क्या हो गया, ज़्यादा देर तक वो स्टडी नहीं रहेगा, ठीक है। हल्का सा वेलोसिटी बढ़ाओगे टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ऐसा जो लिक्विड होता है वो अनस्टेबल होता है, जल्दी अनस्टेबल होता है, उसका क्रिटिकल वेलोसिटी छोटा है, मतलब बहुत कम वैल्यू तक वो स्टडी फ्लो कर पाएगा, हल्का तुम ज़्यादा रेंज तक नहीं जाएगा। सपोज किसी का क्रिटिकल वेलोसिटी 3 है, किसी क्रिटिकल वेलोसिटी 5 है, मतलब कि ये 3 तक ही स्टडी रहेगा, ये 5 तक स्टडी रहेगा, मतलब इसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्टडी रहने का, वो ज़्यादा स्टेबल फ्लूइड होगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब आ जाओ यहाँ पे जो के कांस्टेंट है, इसको कई बार आर रेनॉल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के देख रहे हो ना, ये आर, इसको आर से लिखते हैं कई बार, रेनॉल्ड नंबर, या कई बार आर या कई बार एन आर। और इस के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड स्टडी होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। इसका क्वेश्चन भी हम कराए, वहाँ क्वेश्चन में देखना, अगर इस एन आर का वैल्यू 2000 है, 0 से लेकर 2000 के बीच है, तो स्टडी होगा, ठीक है। अगर 2000 से अगर 2000 से ज़्यादा हो जाए, सिंपल बोल सकते हो क्या हो जाए, एन आर का वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और इसका भी रेंज दिया है हम इसके डिटेल में, अगर 2000 से 3000 के बीच हो, ज़्यादा कहाँ तक वो बीच हो, 2000 3000 के बीच हो, तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्या। अब देखो सॉरी, हम यहाँ पे आ जाओ पहले, यहाँ पे इसमें हमको जहाँ तक याद आ रहा है क्वेश्चन में 2000 से ऊपर दिया होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ जगह पर लिखता है क्या होता है कि टर्बुलेंट कंडीशन क्या लिखता है, ये कंडीशन हटा देता है, ये कंडीशन हटा देता है, सिर्फ 2 कंडीशन लगता है। वो जहाँ तक बोलता है 2000 है, अगर आर एन का वैल्यू 2000 है, 2000 तक है, तो स्टेबल है, मतलब ये स्टेडी फ्लो है। और अगर आर एन का वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो क्या बोलता है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। लेकिन असल में इसका भी टर्बुलेंट का भी कंडीशन होता है, 2000 से ज़्यादा क्या होता है, 3000 होता है, 3000 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ना करे, इसका ऑप्शन ना दे अनस्टेबल का, तो तुम क्या बोलोगे, 2000 ज़्यादा दिखा था, तुम ऐसे टिक क्या टिक मार दोगे, ऐसे टिक मारो टर्बुलेंट। लेकिन अगर बोले, ऐसा बोल दे कि अगर उसका वैल्यू वेरी कर रहा है 2000 से 3000 के बीच में, तो मतलब कि कभी 2000 3000 के बीच में वेरी करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टडी और टर्बुलेंट के बीच में फ्लो फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट, ठीक है, बस में।
2000 तक स्टडी होगा, 2000 से ऊपर क्या है टर्बुलेंट हो जाएगा। तो सिंपली ये ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। सिंपल याद रखो कि 2000 ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है, और 2000 तक है तो स्टडी है। और अगर बोल दे कि 2000-3000 के बीच में फ्लक्चुएट वेरी कर रहा है उसका वैल्यू आर एन का, तो बोलेगा तब बोलेगा अनस्टेबल होगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो एन आर निकाल लोगे, और एन आर निकाल कर तुम बता सकते हो कि वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा कि स्टडी होगा। क्वेश्चन हम कराएं इसका, आगे क्वेश्चन देखना। इक्वेशन कंटिन्यूटी समझा दी हम उसी में, उसको देखना। प्रेशर एनर्जी समझाना हमको, सिर्फ ध्यान दो। लोग प्रेशर एनर्जी को समझता है कि पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, समझो बात क्या। यहाँ पे ये कंटेनर का मुंह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है यहाँ पे इस कंटेनर का मुंह, कि अगर तुम यहाँ पे अगर मान लो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाए, पिस्टन मान लो यहाँ से यहाँ आ जाए, हल्का सा इतना वॉल्यूम लिक्विड अंदर अंदर चला गया, अंदर गया, लेकिन मुंह इतना बड़ा है कि इसी हाइट पे है। तो इसी हाइट पे तो पोटेंशियली चेंज किया नहीं, चेंज किया। लेकिन तुम इसको अगर पुश करोगे और छोड़ोगे तो वापस पिस्टन पीछे आ जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी वही है, तो ये कौन धक्का मारा? तो ये इसके अंदर जो हम धक्का मारे थे ना फ्लूइड को, वो एक नया एनर्जी स्टोर हो गया था इसके अंदर, इसका नाम प्रेशर एनर्जी। क्योंकि इसको पुश करने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या, वो किस में चला गया, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ ये? तो देखो ध्यान दोगे, ये वहाँ पे समझाया हम। ये तुम जब यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, मान लो यहाँ, या फिर यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, तो इस प्रेशर का फोर्स कितना आएगा? फोर्स क्या, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया पिस्टन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब तुम धक्का मारे तो वर्क करोगे, वर्क क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एक्स किया। फोर्स कितना लगाया, प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स। तो ये एक्स देखो, ये एक्स है जितना फ्लूइड अंदर गया है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर है, तो ये इसमें स्टोर है प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, पी ए एक्स, पी ए एक्स, ओके। किसके लिए, इस पूरे मास के लिए। पॉइंट मास का निकालें तो एम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिर्फ एम से निकाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पॉइंट मास के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको चीज़ को वहाँ समझाए हैं, फिर भी यहाँ देख लो। तो मास इतना का मास, तो इतना का मास, इतना का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉइंट मास के लिए हो गया पी बाई रो। अच्छा, पॉइंट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, तो पी एक्स बाई वॉल्यूम, पी एक्स बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो ये आ गया पी। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, एक आया पी एक्स, एक आया पी बाई रो, एक आया पी। ये पूरे मास के लिए, गिवन मास के लिए। ये क्या हो गया, ये आ गया पॉइंट मास के लिए, ये आ गया पॉइंट वॉल्यूम के लिए। तो हम लोग ज़्यादातर ये याद रखते हैं, प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम के नॉर्मल प्रेशर के बराबर, ठीक है। बाकी सारा तुम लोग को पता है, वो तुम समझ रहे हो अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जानते हो, लिक्विड के फ्लो की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, इसका भी वैसा ही है। एम मास के लिए एम वी स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए वी स्क्वायर बाई 2, पॉइंट वॉल्यूम के लिए हाफ रो वी स्क्वायर। बहुत आसान याद रखना है, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरे मास के लिए एम जी एच, एम जी एच, पॉइंट मास के लिए जी एच, और पॉइंट वॉल्यूम के लिए रो जी एच, ठीक है। तो बर्नौलिस थ्योरम उसके बाद आया। बर्नौलिस क्या बोला, देखो बर्नौलिस बात है। बर्नौलिस का हम डायरेक्ट इक्वेशन दिखाएंगे। देखो गौर करो, इस यहाँ से फ्लूइड का हाइट h1 है, यहाँ से फ्लूइड का हाइट h2 है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो रेफरेंस लेवल्स लिखते हैं, याद रखना। ये आज भी वही रूल फॉलो करेगा, ठीक है। ये अब क्या है बाबू, अब क्या है बाबू कि ये जो हाइट तुम देख रहे हो, ये हाइट यहाँ देख रहे हो, और मान लो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तुम इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, अंदर पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल फिलहाल रेस्ट में है, तो तुमको भगाना पड़ेगा इसको। अभी रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब तुम अगर मान लो लिक्विड यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, तो जनरली क्या बोलते हैं कि ऊपर चढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उल्टा देख रहे हैं, जब फ्लूइड चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मोशन में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, और चूंकि फ्लूइड ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो तुम समझ रहे हो ना, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल जो यूज लिखते हैं, इसका अंदर कोई दूसरा एनर्जी भी है। क्योंकि आज तक हम लोग ये देखे हैं कि अगर ऊपर जाने से पोटेंशियल बढ़ता है तो काइनेटिक घटना चाहिए, और चूंकि अभी ये रेस्ट में है तो काइनेटिक घटेगा। अब कहाँ नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना। इससे पता चलता है, बहुत लोग शक करते हैं कि प्रेशर एनर्जी कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। देखो अब क्या है, तुमको यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, देखो यहाँ से अगर तुम कुछ नहीं लगा रहे हो तो एटमोस्फेयर प्रेशर जरूर लगेगा, तो P2 कम से कम एटमोस्फेयर के बराबर जरूर होगा, और P1 जो होगा एटमोस्फेयर होगा, अगर ये भी एटमोस्फेयर के बराबर होगा तो यहाँ का प्रेशर कैंसिल, तो फिर चढ़ेगा ही नहीं। तो तुमको P1 ग्रेटर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। तो P1 जो है ग्रेटर देन क्या है, P2 है। अब यही एक्स्ट्रा प्रेशर जो आएगा डिफरेंस, वो इसमें प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रेशर एनर्जी जो आएगा, वो प्रेशर एनर्जी घुसेगा तो क्या करेगा, वो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक पोटेंशियल में, मतलब टोटल कंजर्व होगा, वो लॉस नहीं होगा। तो स्टार्टिंग इस पॉइंट का प्रेशर एनर्जी, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट का। और हम जो इक्वेशन लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, अभी जो लिखे हैं ये पॉइंट मास के लिए लिखे हैं। ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं हम बताए थे, पॉइंट वॉल्यूम के लिए। तो प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम के लिए P, काइनेटिक एनर्जी हाफ
रो भी स्क्वायर, बहुत ईजी याद रखना, एम की जगह रो आ जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी है, तो एम की जगह रो आ जाएगा, ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ज़्यादातर ये यूज़ होगा। ये पॉइंट मास के लिए लिख रहे हो, और अगर पूरे के लिए लिखो तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी एफ एक्स, क्या निकाले थे अभी, पी एक्स आया था ना, क्या आया था, पी एक्स, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार, प्रेशर एनर्जी कितना आया था, हाँ पी एक्स, तो उसमें अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी ए एक्स इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हाफ एम स्क्वायर एम जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिखाएं बहुत मस्त तरीके से, ठीक है। प्रूफ करने देखने की जरूरत नहीं है। टोरिसोली बहुत अच्छा, इसको मत देखना, थ्योरम टोरिसोली का अलग से नोट्स भेजेंगे, क्वेश्चन में समझा दिए हैं। देखो सरफेस टेंशन बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर मान लो किसी लिक्विड सरफेस में एक टिंका डाल दो, तो इधर से पुल करेगा, इधर से पुल करेगा, ठीक है। तो चार इस मान लो इसके इस साइड से, कोई भी एक साइड से फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, पूरे एल लेंथ पे, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, एफ बाई एल। पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है किसी भी साइड से, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। तो जितना पर यूनिट लेंथ इधर लगेगा उतना इधर भी लगेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा बॉडी के ऊपर। लेकिन इसका थोड़ी नहीं कि सरफेस टेंशन लिक्विड में नहीं, सरफेस टेंशन तो लिक्विड में है, कितना है ये तुमको निकालना पड़ेगा, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल, ठीक है। अब पूछेगा कि इस साइड से नेट फोर्स कितना आ रहा, तो नेट फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। तो नेट फोर्स इस स्ट्रिंग पे क्या हो जाएगा, इस क्या नाम है, वो साइड से नेट फोर्स क्या आएगा, जितना इधर उतना इधर, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन की तरह होता है, जैसे स्ट्रिंग में निकाल देते ना, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर है तो एक टेंशन क्या होगा, नीचे होगा। तो यही तो रूल होता है, टेंशन टेंशन वो पॉइंट पे निकालते हैं, यहाँ पे लाइन पे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंशन टेंशन जैसे बोलो कि नेट टेंशन, तो ऐसे कैंसिल मत कर देना, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे इस पॉइंट पे टेंशन, इधर टेंशन, नेट टेंशन कैंसिल, टेंशन तो है, तो इस पे टेंशन है, जितना इधर से उतना इधर से है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे टेंशन है। समझ बात क्या बोले, ये हो गया, उस पॉइंट पे टेंशन है। चलो नेक्स्ट, तो सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पॉइंट एट लेंथ, टोटल फोर्स क्या हो गया, सिग्मा इनटू एल। आ जाओ, यूनिट देखो, रिएक्शन सरफेस फिल्म का कंसेप्ट देखो। सरफेस टेंशन होने का कारण क्या है, देखो ये इतना सा पतला सा रीजन होता है ऊपर में, जहाँ पे एक रीजन, उसी रीजन के अंदर सरफेस टेंशन होता है, ये बहुत पतला रीजन होता है, इसी रीजन को बोलते हैं सरफेस फिल्म, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सरफेस फिल्म, यहाँ से यहाँ तक होता है। कारण क्या होता है ऐसा होने का, बता रहे हैं, समझो। देखो ये जो ड्रॉप है, इसमें अगर सेंटर बात करें तो जितना जितना मॉलिक्यूल्स ऊपर अट्रैक्ट, इधर उधर अट्रैक्ट, सब चारों तरफ पानी का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम अगर एक ड्रॉप बना रहे हो, देखो ये ड्रॉप बना रहे हो, तो इसका देखो ये ड्रॉप का आधा, ये पूरा ड्रॉप नहीं है, देखो इतना ड्रॉप लेयर के बाद है, देखो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअल डायग्राम क्या है समझो। ये एक ऐसा बबल बन रहा है जिसका कुछ पोर्शन कहाँ जा रहा है, कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसा बबल बन रहा है जिसका आधा पोर्शन बाहर जा रहा है, ठीक है। देखो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो जितना नीचे से अट्रैक्ट होगा उतना ऊपर से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो नेट अट्रैक्शन कहाँ होगा, नीचे। इसमें देखो ये सेंटर यहाँ पर है, तो नीचे नीचे से अट्रैक्शन है, ऊपर से अट्रैक्शन नहीं है, नेट अट्रैक्शन कहाँ है, नीचे। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पानी में जो भी मॉलिक्यूल है कहाँ जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, मतलब कि ऊपर का लेयर उसको पुश कर रहा है, भागो नीचे, श्रिंक कर रहा है, टान रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, पुश कर रहा है, भागो स्ट्रेच कर रहा है इसको। इसी वजह से सरफेस टेंशन आता है कि भागो, जितना नीचे भागेगा स्टेबिलिटी होगा। अगर कोई मान लो इसको लेके ऊपर आ रहा है, तो जबरदस्ती लेकर के आएगा, वोडन करेगा, इसमें सरफेस में वोडन करेगा तो उसका वोडन लॉस होगा, तो इसमें लेयर में एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। तो एनर्जी क्या होगा, इसमें एनर्जी इसमें स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होने से क्या हो जाएगा, स्टेबल फिल्म टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए चाहता है कि भाई नीचे चलो, जितना नीचे जाओगे स्टेबल होगा। कब होगा, जब ये श्रिंक करेगा, एक दूसरे की तरफ श्रिंक करेगा, इसी से सरफेस टेंशन पैदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट आता है कि कोई चाहता है किसी का सरफेस बड़ा हो जाए, तो बड़ा करने के लिए क्या करेगा, उसको देखो, उसको फैलाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला है कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी को बताएं बहुत अच्छा से, सरफेस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अब जितना बड़ा करना चाहते हो कुछ काम करोगे, बाई पॉइंट एरिया, मान लो कि तुम किसी सरफेस को इतना बड़ा से तुम इतना बड़ा कर दिए, ठीक है, इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिए, इतना चेंज किए ना, तो ये चेंज इन एरिया है, ठीक है। और इसको करने कुछ एनर्जी भी लगाओगे, चेंज इन एनर्जी, ये चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर, टोटल एनर्जी वर्क डन के बराबर। और ये चेंज इन एरिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बात एक की है, जो खर्च हुआ पॉइंट एरिया चेंज करने में, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और इसका वैल्यू हम आगे ड्राइव किए, चलो दिखाते हैं इस चीज़ को, डेरिवेशन दिखाते हैं।
ठीक है, ध्यान दो। देखो ये फिल्म लेयर है, हम लोग इसमें ये सॉप का लिए, बबल का, सॉप का लिए, साबुन का। हम एक बात बताए थे, पहले ही बता रहे, आज भी बता रहे, अगर तुम सॉप का फिल्म लेते हो तो सॉप में डबल लेयर होता है, पीछे को अंदर इसके नीचे एक और लेयर होता है, दिखता नहीं है, डबल लेयर होता है। नॉर्मल अगर पानी में नहीं होगा तो एक लेयर होगा, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो भाई तुम क्या करोगे, पहले सरफेस टेंशन निकालो। इफ द फिल्म इज स्ट्रेच्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, कितना घसका है इसको, एक्स से घसका है, टू द पोजिशन ए से बी, ए बी से ए डैश बी डैश, to keep the temperature constant, then the work done is given by, work done क्या होता है, force in displacement। अच्छा हम कितना फोर्स लगाएंगे यहाँ से, जितना सरफेस टेंशन पुल कर रहा होगा उतना हम यहाँ से वर्क डन करेंगे, है ना। तो मेरा फोर्स कितना होगा, जितना सरफेस टेंशन का फोर्स होगा। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला है, अगर ये लेंथ एल है तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल, है ना। क्योंकि सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा पॉइंट लेंथ के लिए, तो पूरे लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। अभी फोर्स का फॉर्मूला निकाले तो ये फोर्स क्या हो गया, सिग्मा इंटू एल। अब यहाँ पे लेल में इंटू 2 कर दिए, इसलिए 2 कर दिए क्योंकि एक लेंथ इसका ऊपर है, एक नीचे है, 2 लेयर है, टू 2, डबल लेयर के लिए 2। कितना घसका, एक्स घसका। चेंज इन एरिया कितना हुआ, एल इंटू एक्स, चेंज इन एरिया एल इंटू एक्स और इंटू 2, क्योंकि एक लेयर नीचे भी है, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, 2lx। कितना आ गया, 2lx। और ये 2lx चेंज इन एरिया हो गया, और ये वर्क डन हो गया, और ये सिग्मा हो गया, है ना। तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन सिग्मा 2lx किसके बराबर है, चेंज इन एरिया के बराबर है। तो वर्क डन बाय एरिया इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा। तो वर्क डन पॉइंट एरिया, इस पूरे एरिया को चेंज करने में कितना करना पड़ा, W। तो पॉइंट एरिया पे क्या होगा, इक्वल टू सिग्मा, और जो पॉइंट पे होता है किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो आज के बाद, किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर। सरफेस एनर्जी का वैल्यू सरफेस टेंशन के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रूफ कर लिए कि सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी का दो फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया सरफेस एनर्जी का सिग्मा, और एक हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर चेंज इन एरिया, ठीक है। अब देखो इस सरफेस एनर्जी को हम लोग एक बार ऐसे भी यूज करते हैं, पता है कैसे, ध्यान दोगे। अगर मान लो तुमको चेंज नहीं करना है, किसी का वैल्यू ही निकालना है, मान लो सपोज ये बबल है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें सरफेस एनर्जी कितना होगा, बबल का भी तो सरफेस है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी निकालने के लिए तुम ऐसे लिखोगे, अब वर्क नहीं लिखोगे, वक्त कर नहीं, एक्सपेंड कहाँ कर रहे। तो ऐसे केस में जो इसका एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ बबल, एनर्जी ऑफ जो एनर्जी है ऑफ बॉडी लिखोगे, और चेंज एरिया थोड़ी कर रहे हैं, तो जो एरिया है, तो जो एरिया है, तो अगर इसका सरफेस टेंशन दिया रहेगा और इसका एरिया दिया रहेगा, अगर इसका सरफेस टेंशन दिया रहेगा लिक्विड का और इसका एरिया दिया रहेगा, एरिया तुम जानते हो रेडियस दिया तो निकल जाएगा 4πr²। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना स्टोर है इसके अंदर में, तो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी स्टोर इन दिस बबल इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इनटू एरिया ऑफ दिस बबल। सरफेस एनर्जी सिग्मा के बराबर एरिया 4πr²। ऐसे करके तुम किसी बॉडी का एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिखा है।